हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका एग्जाम टारगेट में स्वागत है। और फिर हम जो सर्वे चल रहा है कंटिन्यू, उसका आगे का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आज कवर करेंगे। तो जैसा कि हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो दो टॉपिक छूटा हुआ है, एक छूटा हुआ प्लेन और मैप और एक छूटा हुआ है बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो ठीक है, तो पहले हम आज लोग प्लान और मैप के बारे में जानेंगे कि प्लान और मैप होता क्या है। जैसे कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ प्लान एंड मैप। जैसा कि हम लोग यहाँ देख लिए हैं, प्लान और मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ द रिजल्ट ऑफ सर्वेइंग व्हेन ए ड्रॉन ऑन ए सीट पेपर फॉर्म दैट्स कॉल्ड प्लान और ए मैप। जैसे कि मान लीजिए हम किसी फील्ड में गए हैं और वहां से जो भी हमें डाटा है सब कलेक्ट करके लेकर आए और एक सीट पेपर पे हमने जो ड्रा कर दिया वही होता है प्लान होगा, या उसको हम मैप कहेंगे। और एक चीज और हम बता दें आपको, जो प्लान होगा या तो मैप होगा, उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को दिखाते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एक प्लेन में दिखाते हैं। तो यहां से ये हो गया। अब एक चीज और है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है। हम जानते हैं कि प्लेन और मैप, जैसे प्लान हो गया और मैप हो गया, इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्लान होगा और ये मैप होगा। देख लीजिए, अगर एरिया काफी छोटा है, एरिया काफी छोटा है और एक एरिया काफी बड़ा है, तो जब एरिया काफी बड़ा होता है उसके लिए हमें मैप की जरूरत होती है, और एरिया छोटा होता है तो उसके लिए हमें प्लान की जरूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए मैप का बेसिक डिफरेंस ये भी होता है प्लान और मैप का। प्लान जो होता है ना, उसमें जो हम कोई डिटेल्स होता है ना, वो काफी अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत काफी एरिया है, उसमें हमें काफी डिटेल्स को दर्शाना है, तो हम वहां पे मैप का प्रयोग करेंगे, और छोटा मोटा एरिया है उसके लिए हम प्लान का यूज करेंगे। अब देख लीजिए, प्लान और मैप में बेसिक डिफरेंस है जो मतलब पूछा जाता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है। जो मैप होता है वो स्मॉल स्केल के लिए यूज किया जाता है। मैप जो होता है स्मॉल स्केल के प्रयोग किया जाता है, और जो प्लान होता है वो लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस पे जोर दे रहे हैं। जो मैप होता है वो स्मॉल स्केल पे प्रयोग होता है, और जो प्लान होता है वो लार्ज स्केल पे यूज होता है। अब हम कैसे जानेंगे कौन सा स्केल लार्ज है और कौन सा स्केल स्मॉल है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर लेते हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर लेते हैं। अब हम दोनों का आरएफ यहां से स्केल निकाल लेंगे। अब आरएफ के बारे में हम बता चुके हैं, जो कि डिस्टेंस सीट पेपर पे होती है, या तो जो डिस्टेंस सीट पेपर पे होगी, सीट पेपर कह लीजिए या मैप पे कह लीजिए, अपान जो ग्राउंड डिस्टेंस होती है। सीट पेपर पे जो डिस्टेंस हो गई और जो ग्राउंड पे डिस्टेंस हो गई, उसका जो रेशियो होता है वो आरएफ कहलाता है। हम पिछले क्लास में ये बता चुके हैं। अब यहां से जो 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर का अगर हम आरएफ निकालते हैं स्केल, तो इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 100, यानी 1/1000। अब देख लीजिए, एक स्केल आरएफ यहां से ये निकल के आया, एक आरएफ यहां से हम ये निकाल लेते हैं। आरएफ 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इंटू 100। यहां से मैं 10,000 निकल गया इसका। अब एक देख लीजिए, अब यहां पे एक ये स्केल हमें निकल के आया और एक स्केल ये निकल के आया। अब देख लीजिए, जैसा कि हम प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए ग्राउंड पे 10 मीटर है, ग्राउंड पे 10 मीटर है और हमें 1 सेंटीमीटर जो है हमें सीट पेपर पे ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये एरिया जो है ये 10 मीटर का है और इसको हमें सीट पर 1 सेंटीमीटर दर्शाना है। तो मान लीजिए सीट पेपर हो गया 1 सेंटीमीटर में दर्शा दिए। अब एक एरिया ये है 100 मीटर है, अब इसको हम सीट पेपर पे 1 ही सेंटीमीटर में हमको ड्रा करना है। 10 मीटर एरिया को हमें 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना है सीट पेपर पे या मैप पे कह लीजिए, और 100 मीटर को भी हमें सीट पे ड्रॉ करना है। 100 दर्शाना 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर को। अब देख लीजिए, जो 10 मीटर होगा इसको दर्शाने के लिए 1 सेंटीमीटर में हम लार्ज, मतलब हमें ज्यादा, मतलब एक्चुअलिटी हमें ज्यादा दिखेगी, उसका डिस्टेंस ज्यादा दिखेगा, इसलिए हम कह देते हैं
कि ये जो होता है प्लान जो होता है ये लार्ज स्केल के लिए यूज किया जाता है। अब लार्ज स्केल इस हिसाब से भी कह सकते हैं जैसे 1/1000 आया था 1000। अब देख लीजिए इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी इससे अगर डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, इसीलिए जो इसका आरएफ निकल के आता है ये लार्ज स्केल आता है। और यहां से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यानी 100 मीटर को अगर 1 ही सेंटीमीटर में दर्शाना होगा तो ये काफी छोटा हो जाएगा, इसमें डिटेल्स को हम काफी ज्यादा दिखा सकते हैं। इसलिए जो ये हमारा मैप होता है, मैप हम जो है स्मॉल स्केल की यूज करते हैं। स्मॉल स्केल का मेन मतलब फायदा एक ये होता है कि इस पे हम डिटेल्स को दर्शाते हैं, तो ये चीज हो गई। जैसे मान लीजिए हमें एक बिल्डिंग को शीट पेपर पे दर्शाना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या भी उसको एलिवेशन को दिखाना है, तो जो होता है वो हम प्लेन पे दिखाते हैं। और मान लीजिए हमें स्टेट यानी यूपी का हमें अगर शीट पेपर पे दर्शाना होता है तो वो हम स्मॉल स्केल पे यानी कि हम मैप पे दिखाते हैं। ये चीज हो गई। अब जैसे कि हम लोग जान जाते हैं तो इफ द स्केल इज स्मॉल द रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड मैप, यानी अगर स्केल छोटा है तो वो हम मैप पे दिखाते हैं। और व्हाइल जबकि इट इज द कॉल्ड प्लान इट इज कॉल्ड इज ए स्मॉल स्केल। तो जैसे कि हम लोग बेसिक डिफरेंस के बारे में, प्लान और मैप के बारे में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं। इफ द स्केल इज स्मॉल यानी स्केल जब स्मॉल होता है द रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ए मैप, तो यानी इसमें अगर स्केल स्मॉल है तो वहां पे हम मैप ड्रॉ करेंगे। और व्हाइल जबकि इट इज कॉल्ड प्लान, उसको प्लान कहा जाएगा। इफ द स्केल इज लार्ज यानी अगर स्केल लार्ज होगा तो वहां पे हम प्लान का यूज करेंगे, प्लान बनाएंगे। और जब इस स्केल जो होता है वो छोटा होगा तो वहां पे हम मैप ड्रॉ करेंगे। तो यहां से ये भी समझ में आ गया, काफी अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया। अब फॉर्म ऑफ स्केल होता है, फॉर्म ऑफ स्केल फॉर्म स्केल को भी 3 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए लार्ज स्केल, इंटरमीडिएट स्केल, तीसरा हो गया स्मॉल स्केल। अब देख लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर से बड़ा है स्केल, अगर लार्ज स्केल है, अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर से बड़ा है तो वहां पे लार्ज स्केल का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन आता है इसीलिए बता रहे हैं आपको। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर टू 100 मीटर, 100 मीटर का अगर स्केल है तो वहां पे हम लोग इंटरमीडिएट स्केल उसको कहेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर से छोटा है स्केल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल कहेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा अगर लार्ज स्केल है तो 1 सेंटीमीटर 100 मीटर से बड़ा होगा। अगर इंटरमीडिएट स्केल है तो वहां पर 1 सेंटीमीटर 100 मीटर 10 मीटर टू 100 मीटर। अगर स्मॉल स्केल है तो वहां पर 1 सेंटीमीटर 100 मीटर से छोटा होगा। आरएफ यानी जान लीजिए हम आरएफ जो बता रहे थे आपको 1 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए 1 बराबर ये 1000 यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है। और यहां पे हम बताए थे एक, यहां पर ये जान लीजिए आरएफ। और अगर हम एक निकालते हैं ये कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, तो उसका आरएफ निकल के आया था, ये आरएफ निकल के आया था। अब यहीं से हम लोग दिखा सकते हैं कि अगर ये चीज इससे इसका जो हर होता है ये बड़ा है, तो यानी जो ये होगा ये स्मॉल स्केल होगा। अगर इसकी तुलना में इसका अगर ये छोटा है तो ये हो जाएगा बड़ा स्केल हो जाएगा, यानी लार्ज स्केल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा होता है, आरएफ दिया होता है 4 ऑप्शन में और पूछ लेता है कौन सा सबसे स्मॉल स्केल है और कौन सा सबसे बड़ा स्केल है। तो यहां से आप ये देख के आप बता सकते हैं किसका स्केल बड़ा होगा और किसका स्केल छोटा होगा। यानी जिसका हर जो होता है वो बड़ा होगा वो स्मॉल स्केल होगा और जिसका ये बड़ा होगा वो लार्ज स्केल हो जाएगा, जिसका ये कम होगा ये लार्ज स्केल हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं श्रंक स्केल क्या होता है। क्वेश्चन यहां से भी बनता है श्रंक स्केल। श्रंक स्केल इक्वल टू होता है
ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। मान लीजिए ये श्रंक स्केल का यूज हम कहां करते हैं, मान लीजिए कि हमें कई हजारों वर्ष पुराना या 100 वर्ष पुराना कोई मैप होता है, उसमें क्या होता है, रखे रखे उस मैप में सिकुड़न आ जाती है या उस प्लान में सिकुड़न आ जाती है, तो जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस मैप में होती है वो हम लोग सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग श्रंक स्केल का यूज करके जो उसका ओरिजिनल स्केल होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस फार्मूले से हम लोग ओरिजिनल स्केल क्या होगा, सिकुड़न के बाद है जो कई वर्षों के बाद सिकुड़ गया होता है, ओरिजिनल स्केल हम इससे ज्ञात कर लेते हैं। अब श्रिंक फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, श्रिंक फैक्टर क्या होता है, श्रिंक लेंथ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी पहले कितना रहा था मैथ में ओरिजिनल लेंथ, और अब श्रिंक हो गई कितना लेंथ हुआ था, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो श्रिंक फैक्टर यहां से निकल जाएगा। और श्रिंक फैक्टर, अगर ये श्रिंक फैक्टर है और अगर हमें श्रिंक स्केल पता है तो यहां से फिर हम ओरिजिनल स्केल निकाल सकते हैं और हम सही से फिर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो श्रिंक स्केल इक्वल टू ओरिजिनल स्केल इनटू श्रिंक फैक्टर, श्रिंक फैक्टर यहां से निकाल लेंगे, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यहां से हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, यानी आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, इसको हम टू टाइप से पढ़ते हैं। जैसे कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट पहले हो गया, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और सेकंड जो होता है, जो सेकंड होता है लोकेटिंग न्यू पॉइंट टू रेफरेंस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में एक होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और एक होता है लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट, लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। अब इसका मतलब क्या होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, पार्ट टू होल कर देंगे। अगर क्वेश्चन यहां से बन के आता है, टू गलत है, पहले रुको यार, रिपीट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा क्या हो गया, पहला हो गया वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा हो गया लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट, लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। अब इसका मतलब क्या होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इसका मतलब हम समझते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी एरिया का मैप या प्लान बनाना है, मान लीजिए ये फील्ड है, अब इसका हमें सर्वे करना है। तो सर्वे करने के दौरान क्या होता है, अगर हम जब किसी एरिया किसी फील्ड को होल टू पार्ट करते हैं तो क्या होता है, जो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, यानी जो त्रुटियों का संचयन होता है वो जो होता है रुक जाता है। यानी जो एक छोटी त्रुटि होती है वो अपने क्षेत्र में ही सीमित हो जाती है, वो बड़ा रूप नहीं ले पाती है। इसलिए हमारे जो फील्ड की या सर्वे की जो एक्यूरेसी होती है वो काफी अच्छी आती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होता है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, यानी जो त्रुटियों का जो संचयन होता है और वो रुक जाता है और जो छोटी त्रुटि होती है वो बड़ा रूप नहीं ले पाती है, इसलिए हमारी एक्यूरेसी सर्वे में काफी अच्छी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक फील्ड है, अब इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, मान लीजिए छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करके
तो ये जो त्रुटि अगर इसमें आती है तो इसी क्षेत्र में रह जाती है, ना कि पूरे क्षेत्र में रह पाती। इसीलिए हम लोग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट सर्वेइंग करते हैं बेसिक प्रिंसिपल में। और पार्ट टू होल, अगर यहाँ पे पार्ट टू होल देके आता है क्वेश्चन में, तो वहां पे आप क्लिक ना करिएगा, वहां पे आप सही ना करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब देख लीजिए सेकंड क्या होता है। सेकंड है लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। यानी अगर किसी पॉइंट को हमें तीसरे पॉइंट को दर्शाना है तो हम टू पॉइंट के, न्यू पॉइंट कोई भी होता है, तीसरा पॉइंट ही होगा, अगर उसको हमको दर्शाना है तो जो टू रेफरेंस पॉइंट होगा उसको उस पे ड्रॉ करने के बाद ही हम तीसरी जो पॉइंट होगी उसको हम ड्रा कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है और इसको मिला दिए एक पॉइंट यहां पे है ए बी, ए और बी को हमने मिला लिया। अब हमें मान लीजिए यहां फील्ड में कहीं तीसरे पॉइंट को दर्शाना हुआ, तो यहां से हम कुछ डिस्टेंस पे आर्क लगा देते हैं एक, फिर यहां से भी कुछ डिस्टेंस लेके हम यहां पे एक आर्क लगा देते हैं। अब हम इसको मिला देते हैं, तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया हमारा सी। तो यही कह रहा है लोकेटिंग न्यू पॉइंट, यानी न्यू पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है। टू रेफरेंस पॉइंट, तो टू रेफरेंस पॉइंट ए और बी हमने मान लिए, उससे हम तीसरा सी पॉइंट दिखा दिए। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट और दिखाना है, तो यहां से हमने एक आर्क ले लिए, यहां गया, यहां से हमने एक आर्क ले लिया तो यहां आ गया, इसको मिला दिए, तो यहाँ पे पॉइंट डी मान लेते हैं। फिर इसी प्रकार यहां से भी कर सकते हैं, ऐसे यहां आर्क लगाया, यहां से यहां पे आर्क लगाया, इसको मिला दिया, तो यहां पे मान लीजिए पॉइंट आ गया ई। तो इसका मतलब यही होता है लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट, यानी अगर दो बिंदु से किसी नए पॉइंट को दर्शाना होता है तो टू रेफरेंस पॉइंट के ध्यान रखते हुए हम तीसरे पॉइंट को यहाँ पे दर्शा लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होता है। ये 100 बार क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आप इसको काफी ध्यान दीजिएगा, यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा होल टू पार्ट, पार्ट टू होल भी क्वेश्चन में दिया होता है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं सही करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है कि जो त्रुटियों का संचयन होता है वो रुक जाता है, और जो एक छोटी त्रुटि होती है वो बड़ा रूप नहीं ले पाती है। इसलिए हम किसी भी काम को वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं, बड़े पार्ट में डिवाइड करके फिर उसको छोटे छोटे डिवाइड में करके आप कंप्लीट को काम पूरा कर लेते हैं। अब देख लीजिए यहां तक हो गया। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कुछ जो यूनिट्स होती हैं उसको हम ध्यान लेते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि मान लीजिए एक चैन में कितना मीटर होता है, एक चैन में कितना मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप। एक चैन में 20.1168 मीटर होता है। मान लीजिए एक फरलॉन्ग, एक फरलॉन्ग में 220 यार्ड होता है। यार्ड का हिंदी में मतलब गज होता है। अब हम लोग पढ़े थे कि एक मीटर में 1.094 यार्ड होता है। यहां से एक यार्ड निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/1.094, ये मीटर में आ जाएगा। अब यहां से अगर हम मीटर में इसको, अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आएगा 21.097 मीटर। तो यानी एक फरलॉन्ग बराबर 220 यार्ड कह सकते हैं या 201.097 मीटर कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये यूनिट्स। एक मील बराबर होता है एक मील बराबर इतना मीटर होता है, 1609.344 मीटर एक मील में होता है, इतना मीटर होता है एक नॉटिकल मील में। एक नाटिकल मील में 1852 मीटर होता है। एक नाटिकल मील में कितना होता है, एक एकड़।
वही यार्ड स्क्वायर कह लीजिए या पर गज कह लीजिए, क्योंकि यार्ड को हिंदी में गज कहते हैं। तो यहाँ से एक चैन बराबर ये याद कर लीजिएगा, ये सब चीज नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। एक आर्क बराबर कितना मीटर या यार्ड होता है, एक नॉटिकल मील में कितना मीटर होता है, एक मील में कितना मीटर होता है, एक फरलॉन्ग में कितना यार्ड होता है, एक चैन में कितना मीटर होता है। यहां से हम लोग कन्वर्ट करके अपना जो भी यूनिट पूछेगा हम लोग बता देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।